पता नहीं इसका क्या होगा, इसके बच्चों का क्या होगा, और ऐसा करके उसको बड़ी चिंता थी। वो बोल रहा है भाई तू कुछ भी घर कहीं भी जा, बस बलारा के पास मत जा। उसने पूछ लिया कि पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हो? वो बोला यार आदमी वो ना सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है, तुमको भी दिक्कत हो जाएगी। तो बाय चांस मैं कुछ टाइम के बाद उनके गांव के पास से गुजर रहा था, तो मुझे उसने बुला लिया फ़ोन करके, बोला यार अगर 10 मिनट आप लगा सकते हो तो मेरे घर आ जाओ। मैं वहीं गया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं आ रहा हूँ। मैं पहुँच गया जी, वहाँ अपने पिताजी से बात करने लग गए। पिताजी से उन्होंने बात करवाई। तो जी मैंने पूछा उनसे, मैं कहा ताऊ आपको क्यों लगता है कि देवेंद्र बलारा आपको मरवा देगा, आपके बेटे को? बोला आप ये काम जो कर रहे हो ना, ये सत्ता से बगावत का काम है। अच्छा मुझे उनके घर का पता था। मैंने कहा आपका बड़ा बेटा कैसे गुजरा? बोला एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट क्यों हुआ? बोला कि सड़क के ऊपर रोज आ गई थी, रोज वो जो नीलगाय है, नीलगाय आ गई थी, मोटरसाइकिल पर था, गिर गया। मोटरसाइकिल पर क्यों था? शहर गया था। क्या करने गया था? बाजार में गया। क्या करने गया था? ड्यूटी पे जा रहा था। कहाँ जा रहा था ड्यूटी पे? कंपनी में जा रहा था। तो आपको रोज ने मारा कि कंपनी ने मारा? आपके बेटे को बेरोजगारी ने मारा कि नीलगाय ने मारा? मोटरसाइकिल ने मारा कि सड़क ने मारा? क्योंकि हेलमेट नहीं था तो हेलमेट की कमी ने मारा, या कि सड़क पक्की थी सिर लग गया उससे मरा? कैलकुलेट करके बताओ किसने मारा आपके बच्चे को? या वो जो रोटी कमा रहा था वो अपने बच्चों के लिए कमा रहा था, अपने बच्चों को ठीक से रोटी देने के लिए, तो वो कमाने के लिए बाहर जाता, तो उनके बच्चों ने मारा। फिर तो अगर वो बच्चे कमाने की वो रोज की रोज कोई नई डिमांड ना रखते, उनको ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ना होता, तो उसको ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं होती। कैलकुलेट करके बताता हूं वो बच्चा मारा किसने? पहले कसूरवार बता। जिसके लिए पैसा कमाने गया था वो कसूरवार है, जिस मोटरसाइकिल पर चढ़कर गया था वो कसूरवार है, जिस शहर में गया था वो कसूरवार है। यदि तेरे बेटे के पास मोटरसाइकिल ना होती, यदि वो शहर नहीं गया होता और वो गांव में ही रहा था, क्या वो नहीं मरता? तब वो छत से गिर के मर सकता था, तब वो आपस की लड़ाई झगड़े में मर सकता था। क्यों जी? छत से कोई सामान उसके सिर पर गिर जाता, उससे मर सकता था। मैं या आप ये तय नहीं कर सकते कि उस बंदे को मारा किसने, पर कमाल की बात यह है कि आप सब में से किसी ने भी उस मरने वाले के जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश नहीं की। और उस सारे प्रोसेस में अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो व्यवस्था है जिसमें नीलगाय जंगल में नहीं थी, तो आपने जंगल काटा तो नीलगाय को जगह नहीं बची कहीं रहने के लिए, तो ही तो वो आपके खेत में आएगी। वरना कोई भी जंगली जानवर खेतों में कभी नहीं आता है, क्योंकि जंगल में उसके जरूरत का सब सामान होता है, कभी भी नहीं आता है। तो अब आपने जंगल जिस चीज के लिए काटा, क्या उसने मारा आपका बच्चा? वहां देवेंद्र ने नहीं मारा था बड़े वाला बेटा, जब वहां था ही नहीं बड़े बेटे की मौत के टाइम जनता सरकार मोर्चा ही नहीं था, तो छोटे बेटे को आप कैसे कह सकते हो कि इसको मोर्चा मरवाएगा? और आप गारंटी आपके पास गारंटी है कि आप मोर्चे में अगर आप नहीं आओगे तो आप अपने बेटे की गारंटी लेते हो कि ये कभी नहीं मरेगा? मरेगा तो फिर भी ना वो। अभी मोर्चा आपको क्या सिखा रहा है? समझ दे रहा है, वो गर्व से सीना उठाने की बात कर रहा है, वो अगली पीढ़ियों की आजादी की बात कर रहा है। मोर्चा बात कर रहा है कि आपके अगले बच्चों को, हर बच्चे को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, या तुमको चक्कर काटना इनके पीछे पीछे 5 किलो अनाज पे जिंदगी गुजारोगे क्या? हम ये पूछना चाहते हैं गांव वालों से कि 80% लोग अगर 5 किलो अनाज रहते रहोगे, क्या 5 किलो अनाज यार 125 रुपए कीमत बनती है यार, 25 रुपया किलो अगर गेहूं की कीमत लगाओ, उस सड़े हुए गेहूं को तो कोई 10 रुपया किलो भी ना ले जो कोटे में मिलता है आप लोगों को। 100 रुपए का गेहूं मिलता है पूरे महीने में, 3 रुपया रोज का पड़ता है। अगर कैलकुलेट करोगे तो 3 रुपए रोज के मिलते हैं, यानी कि गेहूं का। क्यों? 100 रुपया महीना मिलता है ना एक आदमी को, 3 रुपया एक दिन का, 4 रुपये का अनाज मिलेगा एक दिन का। उसके लिए लाइन में खड़े हो यार,
उसके लिए सरेंडर किए हुए हो, अपनी आत्मा बेचे हुए हो कि तुमको राशन नहीं मिलेगा अगर तुम लोग टीका नहीं लगवाओगे या आधार कार्ड नहीं दोगे, केवाईसी नहीं करवाओगे, फलाना नहीं करवाओगे, ढिमकाना नहीं करवाओगे। तो 4 रुपए की चीज के लिए अपनी करोड़ों रुपए की आजादी, इतनी कीमती चीज कि भगत सिंह कह रहा है अगली पीढ़ी को भी अगर सही रास्ता मिलता हो, अगली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित भविष्य मिलता हो, तो मेरे मर जाने में फायदा दिखाई दे रहा है भगत सिंह को। तभी तो फांसी टूट रहा है ना। वो सोचो, फांसी टूट के वो ये तो नहीं सोच रहा होगा हो फांसी टूटूंगा तो आजाद हो जाऊंगा, मैं भारत की आजादी को एंजॉय करूंगा। वो खुद तो एंजॉय करने की बात नहीं कर रहा है ना, वो कह रहे हैं मेरे मरने से अगर अगली पीढ़ी आजाद होती हो तो भी घाटे का सौदा नहीं है। तभी हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा होगा उन शहीदों ने, जितने भी सारे लोग निकले थे। सोच कर देखो कितनी कीमती चीज है आजादी, जिसको हम 5 किलो अनाज में गिरवी रख रहे हैं, जिसको हम मिड डे मील में गिरवी रख रहे हैं, कभी आपके बच्चे के 10th के सर्टिफिकेट में आप गिरवी रख रहे हो, उन डिग्रियों में गिरवी रख रहे हो, किसी भी चीज के बदले। जब जान भी उसके बराबर छोटी है, आजादी के बराबर में अगर रखा जाए, तो जिंदगी को भी छोटा मान लिया हो किसी व्यक्ति ने, और उनको हमने महान कहा हो, शहीद कहा हो, क्रांतिकारी कहा हो, उनके लिए हर साल उनकी जयंती मनाई जाती हो, उनका पुण्यतिथि मनाई जाती हो, उनको पूजा जाता हो, उनको फूलमाला अर्पित की जाती हो, ऐसे लोग जिन्होंने आजादी को महत्वपूर्ण माना अपनी जिंदगी से भी ऊपर, और हम लोग अपनी आजादी के बराबर में दूसरी चीजों को, भौतिक चीजों को महत्व दे रहे हैं। फिर तो उनको फूल मालाएं पहनाने का खाली नाटक करते हैं, फिर तो असली इज्जत नहीं है हमारे मन में उनके प्रति। अगर असली इज्जत होती तो हम क्या कहते, यार उस बंदे ने तो जान दे दी, हमको तो खाली 5 किलो अनाज ही त्यागना है, कि नहीं चाहिए तुम्हारा 5 किलो अनाज, हमको हमारे बच्चों की आजादी चाहिए, बात खत्म। क्यों? और जब हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास अक्ल है, भैया गधों को, घोड़ों को, जानवरों को हाँकने के लिए एक पाली की जरूरत होती है, पीछे डंडा लेके हाँकता रहे, तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है, तुमको ये खाना है, तुमको ये नहीं खाना है, तुमको ये पहनना है, तुमको ये नहीं पहनना है। जिस दिन स्कूल में जाते हुए बच्चे को स्कूल का मास्टर ये बोलता है तुम ये वर्दी नहीं पहन के आ सकते, घर वाली वर्दी, तुमको स्कूल की वर्दी पहननी पड़ेगी, उसी दिन गुलामी चालू हो जाती है। जब स्कूल का मास्टर से बोलता है यहीं बैठा रहे सुबह से लेकर शाम तक, वो हिल गया तो देख ले, कीप क्वाइट, सिट डाउन, फालतू बोलेगा तो गेट आउट ऑफ द क्लास, वहीं से गुलामी चालू होती है। यहां से चालू करते हैं हम लोग अपने बच्चों की गुलामी। क्यों भाई, कौन से कपड़े पहन के आ गए, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब तुमको अपने स्कूल की एडवर्टाइजमेंट करानी है खाली ड्रेस पहना करके, है क्या नहीं? मतलब स्कूल में खड़े हैं इसलिए स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूं, इस स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी स्कूल में कोई कैसे कह देगा कि तुमको ये नहीं पहनना है? क्यों? उनके कहने से कुछ भी पहनना क्यों खतरनाक है? ये तब समझ में आएगा जब आपको कपड़ों की वैल्यू समझ आएगी कि कपड़ा पहनने से हमारे शरीर के ऊपर, जैसे मैंने बताया पानी, वैसे ही कपड़ा, वैसे ही खाना, खाना उगाना, खाना पकाना, खाना खाने का ढंग, खाना खाना, खाना खाने का समय, कौन से समय क्या उगाना, कौन से समय क्या खाना, किस सुबह का शाम को क्या, फिर क्या पहनना, फिर क्या बोलना, फिर क्या करना। यदि ये सही और गलत दोनों चीजों का पता चल जाए, गलत कौन करना चाहेगा बताओ? एक भी आदमी करना नहीं चाहेगा, परंतु ये समझ नहीं है। हमको कौन समझा रहा है? जिसको खुद अकल नहीं है। मैं स्कूल में मास्टर था, सरकारी स्कूल में टीचर था, मेरे साथ ऐसे बहुत टीचर थे। कोसी नदी है बिहार में ना, कोसी नदी में बाढ़ आती है हर साल मानसून में। बाढ़ में अब जो उनका दफ्तर है वो बह जाए, कोई कॉलेज बह जाए तो सारे दस्तावेज बह गए, कि उस साल एक बाढ़ आई थी जिसमें वो सारे दस्तावेज बह गए थे, उस साल के सर्टिफिकेट कोई भी बनवा ले वो वैलिड माना जाता था। ऐसे ही कहते मैंने उस साल में बीएड करी थी वहां से, उस साल में मैंने जेबीटी करी थी वहां से, वो वैलिड मानी जाए, क्योंकि वेरिफिकेशन का कोई वो नहीं है, प्रोविजन नहीं है वहां पे। तो मेरे वहां कुछ मास्टर लगे हुए थे जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए हो,
वो लोग वहां मास्टर लगे थे, वो बराबर में बैठकर तनख्वाह ले रहे थे मेरे। मुझे लगा यार ये आदमी भी बच्चों को शिक्षा देगा क्या, मतलब ही नहीं है। और वो आदमी यदि उस वक्त 30 साल का था तो वो 28 साल तक तनख्वाह लेगा, उसके सामने बच्चे बैठेंगे और उसे कुछ नहीं पता, तो वो अगली पीढ़ी को कोई ज्ञान नहीं दे पाएगा। तो भैया ये ज्ञान देने की जिम्मेदारी फिर गांव के उन 10 लोगों को उठानी पड़ेगी, जो 10 लोगों की मैं बात कर रहा हूं। कि स्कूल का मास्टर यदि आपको ज्ञान नहीं दे रहा है जीवन जीने का, यदि कोई कॉलेज नहीं दे रहा है, यदि कोई वकील आपको अपने कानून की भाषा नहीं समझा रहा है, यदि कोई आपके अधिकार आपको नहीं बता रहा है, यदि कोई आपकी असलियत आपको नहीं बता रहा है, तो फिर ये उन लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है जिन लोगों को बात समझ में आई हुई है। गलत है कि सही है? इसलिए हम आपके बीच आए हैं। हमारे आपके बीच आने का पर्पस है आपको ये एहसास दिलाना। पहली बात, यहाँ आकर के आपको लगा यार 100-150 लोग हैं, पूरे ज़िले में हमारे साथी और भी हैं, इससे पहले एक मीटिंग हो चुकी है, वो लोग भी हैं। अब सोच कर देखिए 2 मीटिंग से जो लोग इकट्ठे होंगे, उनमें से जो काम करने वाले लोग होंगे या जो खुद जुड़ने वाले लोग होंगे, उसमें मिनिमम कंडीशन है कि भाई एक बार कम से कम 3 दिन बैठकर मसला तो समझो। तो 3 दिन मसला समझाने के लिए अपन अभी सितंबर में 10, 11, 12 और 13 तारीख को जुलाना में जींद में हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को बता दो, अपने आसपास के लोगों को, सबको। जानकारी के अभाव में आप कमजोर रहोगे, वरना मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके गांव में कम से कम 10 आदमी पहले से तैयार है मोर्चे से जुड़ने के लिए, पहले से तैयार है। आपको खाली निकलना है। जैसे हम लोग अभी चुंबक लेके निकले हैं ना, मैंने क्या नोटिस किया, जितने लोग आप लखनऊ में हो, अभी आप तय कर लो 5, 7, 10 लोग मिलके कि यार लखनऊ के जितने ब्लॉक है ना, जितने, क्या बोलते हैं आप लोग वहां, ब्लॉक ही बोलते हो, तहसील ब्लॉक। अगर आप तहसील ब्लॉक में जाने लगोगे ना, तहसील ब्लॉक की मीटिंग बुलाओ, मैं उधर से वीडियो जारी कर दूंगा, उस वीडियो को सारे लोग शेयर कर दो अपने आप और खुद की वीडियो बना दो। तहसील ब्लॉक में भी इतने लोग मिलेंगे आपको। अगर कितनी है लखनऊ में तहसील ब्लॉक, कितनी है? 10 एक होंगी, अपन 10 मान लेते हैं, 10 तहसील मान लेते हैं कि लखनऊ जिले में 10 तहसील मान ली। 10 के 10 में इतने ही लोग और मिलेंगे आपको, एक में भी इतने ही, दूसरे में भी इतने, तीसरे में, 1-2 में कम मिलेंगे। आप सोच कर देखो, ऑलरेडी आप 10 गुना हो, जितने आप इस वक्त यहां बैठे हो ऑलरेडी 10 गुना हो। जिस दिन आप तहसील वाले लोगों को गांव के लिए मोटिवेट कर दोगे, गांव में भी इतने लोग आके बैठेंगे। गांव की मीटिंग कर लो, गांव में भी इतने लोग आके बैठ जाते हैं, इतने ही लोग गांव में आके बैठेंगे, इतने ही तहसील में आके, इतने ही जिले में। और स्टेट की मीटिंग बुलाने लगो, आपके स्टेट की मीटिंग में भी इतने लोग होंगे। इन्होंने अभी अभी मीटिंग बुलाई थी यूपी की सारी, उसमें भी इतने ही लोग थे। और मैं अगर पूरे भारत से बुलाने लगूं तो भी इतने ही आएंगे। समझ रहे आप बात को? जरूरत नहीं होती है पूरे भारत, पूरे यूपी को रिप्रेजेंट करने के लिए यार 5 लोग बहुत हैं, सबको भागने की जरूरत थोड़ी है। यूपी को सारे लोग रिप्रेजेंट थोड़ी करते हो, तो सारे जिले को रिप्रेजेंट करने के लिए 5, 7, 10 लोगों की जरूरत नहीं है, जरूरत है बस पूरे गांव को भी रिप्रेजेंट करने के लिए 5, 10 लोगों की जरूरत है बस। वहां तक जाना, हर आदमी तक यह खबर पहुंचाना कि कोई जनता सरकार मोर्चा नाम का संगठन है जो इस विषय पर काम कर रहा है। जिसको जुड़ना है जुड़ लो, समझ लेकर के अपने गांव पे काम चालू कर दो। ना तो नाम की हमें भूख है, ना हमें कोई संगठन बनाना ही नहीं है, हमारा कोई संगठन ही नहीं है। ना तो ये प्रधान है, ना मैं प्रधान हूं। जब ये भी कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं, तो आप भी कुछ नहीं हैं, सारे बराबर हैं। बस जो निकला हुआ अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि भाई और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं, हमको प्रधानगी का कोई शौक नहीं। पर आपको ये बताना जरूरी है कि जिनको समझ आ गया उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। निकलोगे, लोग आएंगे, बहुत लोग जुड़ेंगे, तैयार बैठे हैं, बस आप लोगों के बाहर निकलने की जरूरत है। सिर्फ हमारे करते रहने से कुछ नहीं होने वाला। हमने तो कर लिया, बहुत कर लिया, इतना कर लिया। मैं सिर्फ अपने बोलने की बात कहूं, आप हैरान रह जाएंगे। मैं एक दिन बैठकर कैलकुलेट कर रहा था कि अपनी गाड़ी से मैं धरती के लगभग 21-22 चक्कर काट चुका हूं, मतलब जो टोटल कैलकुलेशन करेंगे। और जितना मैं बोला हूं, मेरा YouTube पे चैनल है निडर इंडिया,
उस चैनल के ऊपर 3600 वीडियो हैं इस वक्त, 3600 प्लस वीडियो हैं। उन वीडियोस का टोटल टाइम जो बोलने का समय है, अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो 4.5 साल में मैंने जितना बोला है उतना आप सुनने लग जाओगे तो 5 साल में सुन नहीं सकते, क्योंकि मैं दिन में 5-5 घंटे 10-10 घंटे भी बोला हूं। आपके पास 10 घंटे सुनने के नहीं होते दिन में आपके पास 1 घंटा 2 घंटा सुनने का होता है। इससे ज्यादा तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं रोज का, मतलब मैं जितना बोल चुका हूं, उसके बाद मैं जितना चल चुका हूं उतना चलने में आदमी पैरालाइज हो जाएगा, गारंटी। मैं सोच रहा था कि रोज का 500 किलोमीटर निकल जाता है मेरी गाड़ी, डेली का 500 किलोमीटर मिनिमम निकलता है, 400 तो कम तो कभी जाएगा ही नहीं एवरेज में। 400-500 किलोमीटर का मतलब समझते हो आप, 8 से 10 घंटा गाड़ी में बीत रहा है, 8 से 10 घंटा गाड़ी में बीत रहा है, 8 से 10 घंटा सोने में बीत जाए और बाकी के काम करने में, 8 से 10 घंटा बोलने में, तो 24 घंटे में से कितना बचा? भाई यही करा और कुछ करा ही नहीं। पिछले 9 साल से इस यात्रा में हम हैं, इतना काम कर चुके हैं, बात इतनी दूर तक पहुंच चुकी है, इतनी दूर तक पहुंच चुकी है, आप सोच भी नहीं सकते। निकलोगे तो आपको काम किया हुआ पहले से मिलेगा। क्यों सिसोदिया जी, है ना? पहले आपसे पहले किया हुआ काम बैठा मिलेगा, लोग बैठे मिलेंगे, हाँ हम सुनते हैं, हाँ हम जानते हैं, हाँ हम मिलना चाहते हैं, हाँ हम जुड़ना चाहते हैं, हाँ हम भी काम करना चाहते हैं, ऑलरेडी मिलेंगे। पर निकलो तो यार, खुलकर बोलो तो सही। मैं कब कह रहा हूं आपको सरकारों की मुखालफत करनी है? मैं कब कह रहा हूं बताओ? आपको हिंदू मुसलमान ही करना है ना, यूपी में बैठे हो हिंदू मुसलमान करना है ना, तो पोस्ट में लिख दो, जिन हिंदुओं को अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए वो संपर्क करें, जिन मुसलमानों को रोजगार चाहिए वो संपर्क करें, जिन सिखों को चाहिए वो संपर्क करें, जिन शूद्रों को चाहिए वो करो, जिन ब्राह्मणों को चाहिए वो करो, सारे कर दो ना, आ जाओ। सबके रोजगार की गारंटी हम लोग कर रहे हैं। अगर करना ही है तो ऐसे कर लो ना कि एक दिन आज ब्राह्मणों को बुला लो, आज सिखों को बुला लो, आज जाटों को बुला लो, आज यादवों को बुला लो, उसी में भी जुड़ जाएंगे लोग भाग। अगर आपको यही करना है, मजा आएगा, आपके योगी जी बड़े खुश हो जाएंगे, है ना, कि ये हिंदू मुसलमान करने, ये समाज को बांटने चला, अच्छा काम कर। पर हम तो बाद में तो जोड़ना ही है। आप सब लोगों को मैं ज्यादा, क्योंकि आज लेक्चर का दिन नहीं था, आज केवल आपको जोड़ने का और आपसे मिलने का ही दिन था, कि मैं खाली आपसे मिलने ही आया था। कोई लंबा चौड़ा काम अभी हम नहीं करना है। और फिर इनविटेशन है 10, 11, 12 का, 10, 11, 12, 13 सितंबर 2026 जुलाना में, जींद में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। जो ट्रेनिंग हो रही है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग, मतलब हमारे जनता सरकार मोर्चा की आज तक की सबसे बड़ी ट्रेनिंग हो रही है। तो आपको क्या करना है? अगर आप तक बात आ जाए तो आपने वो बात आगे तक पहुंचानी है, बस आपका इतना ही काम है। इतना काम तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि भैया मुझे बोलने का बहुत शौक है, मैं वक्ता बहुत अच्छा हूं, तो वक्ता बन जाओ। आपको शौक है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा एक्सपर्ट हूं, वो बना लो। आपको जिस काम में मजा आता है, आप जो काम करना चाहते हैं, आप वो काम कर लो। यहाँ इस मोर्चे की सबसे बड़ी खासियत यही है, यहाँ कोई किसी को काम नहीं बांटता है। इसमें खुद बोलना पड़ेगा। कि सिसोदिया जी को आप पूछोगे कि वीरेंद्र सिसोदिया जी ये काम करने का मन है, और मैं इस बात की गारंटी आपको मैं दे रहा हूं, अश्योरेंस ये दे रहा हूं कि ये आपको मना नहीं करेंगे कि ना करो, कर लो। क्या दिक्कत है? हम लोग बुरी नीयत से तो कुछ करने वाले हैं नहीं, क्योंकि इस मोर्चे में बुरी नीयत वाला तो टिक ही नहीं सकता। अच्छी नीयत वाले लोग, बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत शानदार लोग जुड़ रहे हैं, और ये परंपरा चल रही है। अभी तक की यात्रा से इतना उत्साह मन में है कि भाई मतलब बहुत शानदार कारवां बन रहा है। बस कई बार शब्द नहीं मिलते बात को एक्सप्लेन करने के, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो फील होता है, जो दिखता है, जो लोगों का ऑरा है, जो लोगों की समझ है, वो बहुत अद्भुत है। बहुत अद्भुत लोग मिल रहे हैं, अद्भुत संयोग बन रहे हैं। ये काम तो होना है, ये बदलाव तो होना है, क्योंकि जितनी बर्बादी हो चुकी है ना, इससे ज्यादा क्या करोगे यार? इससे आपके घरों में बीमारियों का लेवल इस लेवल पर घुस चुका है कि अब तो कोड लगना बाकी रह गया बस। क्यों?
हर घर में मतलब एलर्जी, फिर बीमारियां, फिर हार्ट की, बीपी की, शुगर की, यार पता नहीं क्या क्या चीजों की हो गई यार। परिवार टूटने का ये आलम रह गया है कि अब तो ये भी नहीं कह सकते कि पति पत्नी का आपस में मारना रह गया, वो भी हो गया चालू। किसी के घर में नीला ड्राम दिख जाए तो लोग कहते तुम नीला ड्राम क्या कर रहे हो, हैं? मतलब अपने आप फील आता है कि इनके घर में भी नीला ड्राम आ गया है। चलो बात क्या, मतलब मैं जस्टिस को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हर घर तक ये खबरें पहुंच चुकी हैं कि भाई कोई रिश्ता सेफ नहीं रह गया है। समाज तो छोड़ दो, भाई भाई का, कोई जायदाद के लिए अपने बाप को काट रहा है, कोई जायदाद के लिए अपने भाई को काट रहा है, कोई अपने बच्चों को मार रहा है, कर्जे में परेशान होकर के खुद जहर दे रहा है, कोई मतलब कहीं पे कोई किसी का शोषण कर रहा है। पहले आर्थिक शोषण हुआ करते थे, सामाजिक शोषण हुआ करते थे, अब शारीरिक शोषण अपने घरों तक घुस गए हैं। कितना गिरेंगे मतलब समाज के तबके के लोग, कितना गिरेंगे लोग? जो लेवल है गिरने का, हम गिर चुके ऑलरेडी, पतन हो चुका ऑलरेडी। इससे आगे गिरने की जगह नहीं बची है। राजनीति में इससे ज्यादा बर्बादी होने की चांस नहीं बचे। आर्थिक रूप से इससे ज्यादा कर्जदार क्या हो गए? अब तो सब कुछ लुटना ही बाकी बचा हुआ है, तलवार लेके चलना बाकी बचा हुआ है कि जो आए उसी को काट दो, बस ये बाकी बचा है। मौका ढूंढ रहा है हर कोई। इससे आगे समाज की बर्बादी नहीं है। बच्चों का भविष्य देखोगे, अंधकार में है सबका। जितने लोग यहां बैठे हैं, कोई अगर दिमाग लगा के आंख बंद करके सोचो कि आज से 15 साल बाद मैं अपने बच्चे का भविष्य क्या देख रहा हूं, तो आप लोगों के दिमाग में क्या ख्याल बनेगा? ओहो, गांव में 5-6 जगह तो इंजेक्शन लगाने वाली है, जो बच्चे बैठ के नशे का इंजेक्शन लगाते हैं, वहां से कैसे बचाएं? इतने लोग तलवार लिए घूमते हैं, इतने लोग बंदूक लिए घूमते हैं, इतने पॉलिटिकल पार्टियों के गुंडे घूम रहे हैं, इतने फलाना घूम रहा है, इतना ढिमकाना। उनसे बचोगे तो ये फार्मा कंपनी के गुंडे, उनसे बचोगे तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के गुंडे, कोई ना कोई आगे, फिर धार्मिक टाइप के गुंडे, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले चारों तरफ बैठे हुए। किससे बचाओगे बच्चों को? पूरे समाज पे काम करना पड़ेगा। कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई दे रहा है तो आप देखिए। अगर आपको लगता है ये चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी तो इंतजार कीजिए, और यदि आपको लगता है कि ये चीजें ठीक करनी पड़ेंगी तो आपको ही करनी पड़ेंगी। जिसको समझ में आ गया उसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सबसे आगे गोली खाने के लिए उसी को तैयार होना पड़ेगा। गोली, लाठी, गाली जो भी मिलती है। ये थोड़ी है कि आज आप सब लोग सम्मान दे रहे हो तो सारी जिंदगी सम्मान ही मिलेगा। लाठियां पहले खा के आ चुके ना, और गोली खाने के लिए तैयार हैं। बेइज्जती भी सबसे ज्यादा हमारी ही होनी है। मतलब जो भी करेगा, मैं उसकी कह रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी माई सेल्फ। बात यह है साथियों कि भाई हम ये चाहते हैं कि हर जिले में 3 दिन की ट्रेनिंग करने वाले लोग तैयार हो जाएं, हर जिले में, ताकि आपके ब्लॉक में या आपके गांव में जब भी मीटिंग की जरूरत पड़े तो हमारे पास लोग तैयार हों, उनको समझ हो। और फिर हम ये कह रहे हैं कि आप बस गांव में 10 आदमियों तक ढूंढने के लिए आवाज लगाने का एक प्रोसीजर तैयार कर दो। पूरे जिले में काम करने वाले वही 12-13 लोग चाहिए, फिर एक ब्लॉक में वही 12-13 लोग चाहिए, फिर एक गांव में 12-13 लोग चाहिए। वो 12-13 लोग एक एक मुद्दे पर एक जना, जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, एक मुद्दे पर एक आदमी तैयार हो, उसको सारी बातें समझ में आई हो। फिर गांव में कोई भी नया वैक्सीन आने वाला हो, फटाक से गांव वालों का अपने आप फोन आ जाएगा, हाँ रामफल भाई वैक्सीन वाले आए हैं, अब की बार HPV लग रही है, लगवानी है क्या? बस कुछ नहीं करना है। हमने किसी गांव वाले को नहीं कहना। अगर वो कह रहा है कि लगवाऊं कि ना लगवाऊं, फिर तो अपनी जगह से हाँ या ना कह दो। अदरवाइज ये बता दो, नहीं लगवाओगे तो गारंटी है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, और लगवाओगे तो गारंटी है कि आप बीमार पड़ोगे। इस वैक्सीन का इतना ही रोल है कि लगवाने वालों ने बीमार होना है, गारंटीड। नहीं लगवाओगे तो हो भी सकते हो, ना भी हो, यानी नहीं लगवाने वाले के बचने के चांसेस ज्यादा है। इतना बता दो। अगला बंदा खुद ही कहेगा मैंने नहीं लगवाना, फिर अगला बंदा कहेगा भाई ये तो आंगनबाड़ी वर्कर तो मानती नहीं है। अरे नहीं मानती तो मैं क्या करूं भैया? तेरा बच्चा है, तेरे बच्चे की जान की फिक्र तेरे से ज्यादा किसको है? तू अकेला नहीं बचा सकता अपने बच्चे को, तो एक काम कर ले, सारे गांव को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको निकलना पड़ेगा गांव के लिए। हर मुद्दे पर दुखी आदमी इकट्ठे होने लग जाएं तो आप देखोगे कि किसी ना किसी मुद्दे पर पूरे गांव में
जरूर आप सोच कर देखो, मोर्चे में 10 लोग हैं, आप एक चीज इमेजिन करो जरा कि मोर्चे में आपके 10 लोग हैं और हमने क्या किया कि जो गांव में एक बंदा बैठा था, हमने उधर से सबको बोल दिया भाई सब लोग अपने अपने गांव में फॉर्म भरना चालू करो, ये फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट निकाल लो और पूरे गांव का भरो। फॉर्म क्या भरना है कि जिस जिस घर में वैक्सीन लगने के बाद मौत हुई है या कोई बीमारी या कोई साइड इफेक्ट आया है, वो लोग कंपनी के ऊपर 10 करोड़ मुआवजे के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। गांव में कितने लोग आ जाएंगे? 70% गांव आपके साथ हो, ग्राम सभा तो आपके घर आ जाएगी, ग्राम सभा तो अपने आप आपके घर आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी आपको। परेशान लोगों की लिस्ट बनाने लगोगे तो बहुत लोग आपके साथ खड़े होंगे, पर आपके पास परेशानी का सलूशन होना चाहिए। वो सलूशन कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोग ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप लोग खबर पहुंचा दीजिए, आज के फोटोग्राफ, यहाँ की वीडियोस, फोटो जितने भी फेसबुक पर डलते हैं, सिद्धार्थ भाई का चैनल भी है उस पर भी डलते हैं, सिसोदिया जी का भी है, जनता सरकार मोर्चा का भी है, उठा करके उसको शेयर करना चालू कर दो जिधर से भी, ठीक है ना जी। तो जो भी आप सब लोगों को मिलता जाए, बताते जाओ, जुड़ते जाओ, जोड़ते जाओ और समझते जाओ, समझाते जाओ। ये सारा ज्ञान युद्ध है, केवल समझने से बात बनेगी और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल समझा दो, अगले बंदे को लड़ना सिखा दो ना, अपने पीछे खड़े करना क्यों सिखा दो? समस्या का समाधान करना सिखा दो सामने वाले को, अपने आप ही ना कर लेगा वो, आपके पीछे पीछे क्यों फिरेगा? संगठन समस्याओं के समाधान करना नहीं सिखाते हैं, संगठन खुद आगे आकर समाधान करते हैं ताकि हम लोग पीछे पीछे उनके घूमते रहें। अपन लोग इस कल्चर में नहीं है। हम चाहते हैं कि गांव के हर आदमी के पास अपना समाधान करने का सामर्थ्य हो, समझ हो। इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए आप सब लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जोड़ने जुड़ने समझने समझाने की प्रक्रिया को और मजबूत कीजिए ताकि हम हर गांव तक पहुंचकर अपना वो समाज बना सकें जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।